हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून सभी जुड़े हुए प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त जीएल चौधरी आज के हमारे इस जुड़े हुए सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे एक विशिष्ट क्षेत्र में जहां हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको लेकर के बात करेंगे, जिनसे रिलेटेड कुछ अन्य बातें भी होंगी जो आने वाले एग्जाम्स में हमारे को मदद करने वाली है। जुड़े विद्यार्थियों में अन्ना चौहान जी, सीवी दिव्या राजपूत, तेज प्रकाश कुमाऊत, इंद्रचंद जी, अखंड प्रताप सिंह जी, अनिल चौधरी, इंद्रचंद, सहीराम पटेल, निशु सैनी, संगम विष्णोई, धर्मराज मीना जी, इंद्राज, नमस्ते जी नमस्ते। तो सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को जल्दी जल्दी लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा आपके अपने जितने भी साथी हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस सेशन में विद्यार्थी जुड़ सके और इसी प्रकार की क्लासेज आपके आने वाले समय में आपको समय समय पर मिलती रहें। तो निश्चित रूप से सभी विद्यार्थी पूरी तैयारी के साथ जुड़ रहे हैं और आप सभी विद्यार्थी से, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की बात करें, जेट की बात करें, डब्ल्यू की बात करें, तो सभी एग्जाम्स में आप अपने अपने लक्ष्यों को साध करके तैयारी कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम आज के इस सेशन की। तो इस सेशन में कुछ सवाल जो हमारे पास है वो है, उनमें से हमारे पास सवाल है कि भारत में उत्पादित होने वाला, भारत में सर्वाधिक उत्पादित होने वाला खाद्यान्न है। द मोस्ट प्रोड्यूस्ड फूड ग्रेन्स इन इंडिया आर, गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा। आपको यह बताना है कि भारत में कौन सा मुख्य खाद्यान्न जो अनाज है वो सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है, ये ध्यान रखना है आपको। यहां अगर हम बात करें तो मैं आपको पहली कुछ चीजें बता दूं। जब आप विश्व की बात करेंगे तो विश्व में ध्यान रखना, विश्व में सबसे ज्यादा जब एरिया की बात करते हैं तो विश्व में एरिया में वीट आता है, और विश्व में जब आप बात करोगे तो विश्व में प्रोडक्शन में भी वीट ही पहले स्थान पर आता है। लेकिन जब हम बात भारत की करते हैं तो भारत के सेंस में आपको ध्यान रखना है कि भारत में क्या होगा, भारत और एशिया में दोनों में आपको चावल दिखाई देगा, भारत और एशिया में। और लगभग अगर मैं कहूं तो 24 और 25 में हमारा लगभग 147 मिलियन के आसपास, लेकिन प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग 137 मिलियन टन के आसपास आपके 23 और 24 में प्रोडक्शन आपके होने की संभावना, या यूं कहें कि 24-25 में। मक्का की बात करते, कुछ और बातें भी कर लेते हैं हम यहाँ पर साथ में। ये ध्यान रखना, गेहूं के उत्पादन में यूपी पहले स्थान पर है, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद पंजाब, और पंजाब के बाद में हरियाणा है, और हरियाणा के बाद में हमारा राजस्थान 5वें स्थान पर है। जब आप चावल की बात करोगे तो चावल के मामले में ध्यान रखना, तेलंगाना पहले स्थान पर है, उसके बाद यूपी है, यूपी के बाद वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के बाद में पंजाब, ये ध्यान रखना है, आपको दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पर मक्का की बात कर लेते हैं तो मक्का, मैं ये किसके अनुसार बता रहा हूँ, फाइनल आंकड़े जो हमारे पास उपलब्ध है उसकी बात कर रहा हूँ। मक्का की जब बात करोगे तो मक्का के मामले में 23 और 24 में बिहार के बाद कर्नाटक है, लेकिन ये उल्टी हो जाएगी कहानी जब 24 और 25 के फाइनल आंकड़े आएंगे, तो ये ध्यान रखना। बाजरे में आपको किसी को शक नहीं है, बाजरे के मामले में राजस्थान आपका पहले स्थान पर है, राजस्थान के बाद में हमारा पड़ोसी राज्य यानी कि बाबाजी यूपी में दूसरे स्थान पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा एरिया एंड प्रोडक्शन किसका है, चावल का है। मैं थोड़ी सी बात चावल के बारे में फटाफट बता देता हूं। चावल जिसको कह सकते हैं हम धान, और धान को हम क्या कह देते हैं, पेडी कहते हैं। कुछ फटाफट देख लीजिएगा आपके। अगर मैं बात करूं तो यहां पर ध्यान रखना, हम इसे ओराइजा सेठाइवा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे, ओराइजा सेठाइवा के नाम से आप जानते हैं। यह ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली का सदस्य है, ग्रेमिनी या आप इसे पोएसी कहते हैं, और आप इसे इंडो या यूं कहें कि आप इसे इंडो ब्रह्मा, या यूं कहें कि आप इसे कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया भी कह सकते हैं। देखिएगा, पेनिकल टाइप का इसमें क्या होता है, पुष्पक्रम होता है पेनिकल टाइप का, और फल का प्रकार जो होता है वो कैरियोप्सिस होता है। क्या होता है, कैरियोप्सिस। और अगर आप यहां पर बात करेंगे तो ये ध्यान रखना कि इसका जो स्टेम होता है उस स्टेम को आप क्या कहते हैं, स्टेम को आप कल्म के नाम से जानते हैं। यह एक C3 प्लांट है, यह एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल के साथ साथ ही यह एक शॉर्ट डे प्लांट है।
इसमें क्या पाया जाता है, पर परागण आपको देखने को मिलता है। यहां अगर हम बात करें तो आपको ये कैसा दिखाई देगा, एक बीजपत्री दिखाई देगा और एक बीजपत्री के साथ ही इसमें आपको हाइपोजियल टाइप का क्या दिखाई देगा, अंकुरण दिखाई देगा। अगर मैं बात करूं कि इसके जीन की, तो जीन कौन सा होता है, जीन होता है इसमें डीजीवू नामक जीन, आपके इसमें डीजीवू जीन आपके पाया जाएगा। अगर आप इसमें धान में बात करते हैं प्रोटीन की, तो ये ध्यान रखना आपको, ये डीजीवी जीन, ये तो आपको यहां पर दिखाई देगा कि ये ड्वार्फिंग जीन है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, क्या है, ड्वार्फिक जीन है। और ओराइजिनिन, इसमें जो आपका प्रोटीन है वो कौन सा है, ओराइजिनिन आपको प्रोटीन दिखाई देगा। यहीं पर अगर आपसे इसके टेस्ट वेट की बात कर ली जाए, तो टेस्ट वेट भी आपको ये ध्यान रखना है कि टेस्ट वेट आपके धान का तो 25 ग्राम होता है, लेकिन बासमती धान का 21 ग्राम होता है, ठीक है। डाइमिथाइल 1 प्रोपेलिन के कारण सुगंध आती है इसमें, आपको यह भी ध्यान रखना कि जो सुगंध जो आती है, ठीक है, विशिष्ट प्रकार की जो सुगंध, डाई एसिटाइल 1 प्रोपेलिन के कारण, ये ध्यान रखना, डाई वन प्रोपेलिन के कारण, तो डाई एसिटाइल 1 प्रोपेलिन के कारण इसमें विशेष प्रकार की क्या आती है, सुगंध जो आप देखते हैं। यहीं पर आपको एक ध्यान रखना, माही सुगंधा एक वैरायटी है, माही सुगंधा, तो माही सुगंधा वैरायटी कहां दिखाई देगी, ये वैरायटी बांसवाड़ा से निकली है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, कहां से, बांसवाड़ा से निकली है। धान के बारे में बात करेंगे तो नॉर्मली इसमें नर्सरी तैयार की जाती है, और नर्सरी में दो चीजें हैं, एक होती है डेपोग विधि, और डेपोग विधि में ये ध्यान रखना कि आपके पास 25 से 30 स्क्वायर मीटर की क्या होती है, स्पेस की आवश्यकता आपको दिखाई देती है, ये ध्यान रखना। और दूसरी होती है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जिसमें आपके पास 100 स्क्वायर मीटर की आपको आवश्यकता होती है। इसमें आपको 5 से 6 केजी सीड रेट की आवश्यकता होती है, जबकि डेपोग में आपको 1.5 से 3 केजी, आपको ये ध्यान रखना है कि 1.5 से 3 केजी वर्ग स्क्वायर मीटर के पास आपको क्या चाहिए, आवश्यकता चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। डाइएसिटाइल 1 प्रोपेलिन बिल्कुल सही है। यहां अगर हम बात कर ले इसमें, तो ये ध्यान रखना कि इसमें ह्यूलिंग होती है, एक ह्यूलिंग, तो ह्यूलिंग कितनी होती है, 66% होती है। और व्हाइट राइस बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें आपके क्या दिखाई देगा, तो परबॉइलिंग भी होता है उसमें, ध्यान रखना, परबॉइलिंग, और परबॉइलिंग के साथ एक और प्रोसेस होती है मिलिंग, ठीक है, तब जाकर के हमें क्या प्राप्त होता है, व्हाइट राइस। एक ब्राउन लीफ स्पॉट है, इसकी वजह से बंगाल का अकाल पड़ा था, ये ध्यान रखना, बंगाल अकाल, इसे हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी कहते हैं, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के नाम से हम इसे जानते हैं। और इसका एक मुख्य डिजीज होता है ब्लास्ट, इसको हम क्या कहते हैं, पायरिकुलेरिया ओराइजी के नाम से हम इसे जानते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और इसकी सीड रेट, नॉर्मली सीड रेट अगर पूछा जाए, नॉर्मल सीड रेट बता रहा हूं, तो आपको 100 केजी की बात करनी, R इंटू पी पूछे तो 22 आपके 20 इंटू 10 सेंटीमीटर कर देना। आपके आइसोलेशन डिस्टेंस पूछे तो 3 मीटर की क्या होती है इसमें, पृथक्करण दूरी होती है। अगर इसका आपसे पूछ लिया जाए हार्वेस्ट इंडेक्स, तो हार्वेस्ट इंडेक्स लगभग 0.5 के आसपास इसका हार्वेस्ट इंडेक्स होता है। हाँ, सेल्फ पोलिनेशन, ये ध्यान रखना, बिल्कुल प्रहलाद मेघवंशी जी स्वागत और अभिनंदन है, ये ध्यान रखना है आपको, बहुत बढ़िया। गोल्डन राइस सोर्स ऑफ विटामिन ए, और उसे कह सकते हैं सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन। अगर मैं बात करूं तो गोल्डन राइस जो होता है, गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस क्या है, ये ध्यान रखना, गोल्डन राइस इज ए सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन इज ए प्रिक्यूर्सर ऑफ विटामिन ए, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, राइट आंसर चावल था हमारा। काफी कुछ मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है, तो आपके इससे कुछ चीजें रिवीजन होगी, कुछ चीजें आपके रिकैप होगी, कुछ माइंड में आपके अपना स्थान बनाएगी। नाम राम हिमांशु बगड़िया जी, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षारीयता सहनशील करने वाली सस्य फसल कौन सी है।
द मोस्ट एल्कलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप अमंग द फॉलोइंग इज, खजूर, अनार, बाजरा और जौ। बताइएगा क्षारीयता सहनशील करने वाली सस्य फसल के बारे में बात करनी है। आवाज कम आ रही है क्या? देखते हैं, देखिए वो टेक्निकल टीम के सदस्य देखेंगे आवाज को तो सर वॉइस कम है। चलिएगा कोई बात नहीं, आइएगा हम बात कर लेते हैं। देखिएगा क्षार सहनशील फसलें, तो अगर हम क्षार सहनशील की बात करते हैं तो क्षार सहनशील, लेकिन यहां पर बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है क्रॉप और यहां हिंदी में लिखा हुआ है सस्य फसल। इसका मतलब ये एग्रोनॉमी की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना। तो एग्रोनॉमी, दिलीप सोलंकी जी बस यही तो मात खा जाएंगे, ध्यान से नहीं पढ़ना, ये ध्यान रखना आपको। ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिएगा जो लवण सहनशील है, क्षार सहनशील है, ये ध्यान रखना आपको। जबकि अनार और खजूर दोनों के दोनों कैसे हैं, ये फ्रूट है, ये ध्यान रखना। फ्रूट की बात करता तो हम आपके फिर खजूर कर देते, ये ध्यान रखना आपको। ग्राफ्टिंग है ना, क्यों नहीं है, वो सही आ रही है, ठीक है, राकेश चौहान जी ने कह दिया वो सही आ रही, ठीक है। इसी प्रकार क्षार सहनशील में जैसे जो है आपके पास, पालक है, सलजम है, चुकंदर है, कपास है, सरसों है, ठीक है, ये आपको क्या है, क्षार सहनशील दिखाई देगी। अब क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए अगर हम बात करें, क्षारीय मृदा सुधारक, ठीक है, क्षारीय मृदा सुधारक, मैं बुलाता हूं अभी टेक्निकल टीम के सदस्यों को। क्षारीय मृदा सुधारक की जब बात करते हैं तो क्षारीय मृदा सुधारक में जिप्सम सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। जिप्सम के बाद में आपको दिखाई देगा फास्फोजिप्सम और फास्फोजिप्सम। फिर इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो सल्फर भी होता है, सल्फर के साथ साथ आपको H2SO4 भी दिखाई देता होगा। तो डी इसका राइट आंसर। इसको देखो एक बार, मैं टेक्निकल टीम के सदस्यों को बुलाता हूं और बोलता हूं कि आवाज कम आ रही है, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेक्निकल टीम के सदस्य को मैं बोलता हूं कि आवाज को एक बार चेक कर लेंगे और आवाज यथासंभव थोड़ा सा बढ़वाने की हम कोशिश करेंगे कि आवाज थोड़ी सी बढ़ जाए, ठीक है। तो यहां पर डी सही है। चावल का उत्पत्ति स्थल है, ओरिजिन ऑफ राइस, मैक्सिको, दक्षिण पश्चिम एशिया, इथोपिया या प्रायद्वीपीय भारत, ये ध्यान रखना आपको। क्या बात है आर के सैनी जी, ग्राफ्टिंग नहीं कराई मैंने, गजब जुल्म कर दिया आर के सैनी जी, इतना भी यार सफेद झूठ मत बोलो रे। पूछो देखे 1.0 वालों को मैंने ग्राफ्टिंग नहीं कराई कि आप अपने नोट्स में देखो मैंने आपको इनार्चिंग कराई या नहीं कराई, देखो इनार्चिंग कराई या नहीं कराई, ये आप देखो। मैंने आपको जिसको कह सकते हैं जिसको कह सकते हैं वेज ग्राफ्टिंग मैंने आपको लिखाई, वेज ग्राफ्टिंग भी लिखाई मैंने आपको। इसके बाद अगर आप देखोगे तो मैंने आपको वीनियर ग्राफ्टिंग भी करवाई, आम में वीनियर ग्राफ्टिंग, ठीक है। एक बार देखो देखे बेटा थोड़ा सा, ठीक है भाई, थोड़ा सा देखो, मेरे कहने से इतना तो मेरा भी निवेदन मानो आप। ग्राफ्टिंग दो प्रकार की होती है, एक अटेस्ट और एक डिटेस्ट ग्राफ्टिंग होती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। जयपुर वाले में ही करवाई आर के सैनी जी, नीचे जो बेसमेंट में जो था उसी में करवाई थी। आइएगा यहां पर, तो मैक्सिको उत्पत्ति स्थल किसका है, मैक्सिको उत्पत्ति स्थल है मक्का का, ठीक है। मैक्सिको उत्पत्ति स्थल किसका है, मक्का का, ये ध्यान रखना। मक्का के अलावा अगर हम बात करें तो मक्का के साथ में अगर आप देखोगे मैक्सिको के साथ मक्का में, तो यहां आपको जो अमरूद है वो भी देख। आवाज कम आ रही है, टेक्निकल टीम के सदस्य थोड़ा सा आवाज को चेक करेंगे, विद्यार्थियों की कंप्लेन बस यही है, आवाज कम आ रही है। तो बिल्कुल आ रहे हैं हमारी टेक्निकल टीम के सदस्य। तो मक्का, अमरूद, पपीता, यहां देखिएगा दक्षिण पश्चिम एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, इथोपिया और पेनिसुलर। अब यहां पर देखिएगा आपके पास कोई और उपाय है क्या, देखिएगा गेहूं होता है, गेहूं
तो गेहूं क्या है, गेहूं को बोलते हैं वीट, और जब आप वीट की बात करते हैं तो वहां पर साउथ वेस्ट एशिया, ये ध्यान रखना आपको, साउथ वेस्ट। तो यहां पर जिसको कह सकते हैं, आपको ये देखना होगा कि इथोपिया तो जोम में दिखाई देता है और प्रायद्वीपीय भारत, तो यहां पर साउथ वेस्ट जिसको कह सकते हैं, आपको यही करना पड़ेगा, जबकि होता साउथ ईस्ट है। इसी ऑप्शन में साउथ ईस्ट होगा तो आपको ध्यान रखना आपके क्या है, साउथ ईस्ट, फिर ये होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो एक सवाल है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। विश्व में धान का सर्वाधिक उत्पादन चीन में और उसके बाद भारत में होता है। सही बात है, विश्व में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन चीन में और भारत में। भारत क्षेत्रफल में पहले स्थान पर है, ये ध्यान रखना, आपको ये बता देता हूं मैं। विश्व में धान का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में, तो अगली बात यही आ गई, ये राइट आंसर है। भारत में धान उत्पादकता में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है और धान की पत्तियों में एरेनकाइमेटस उत्तक पाया जाता है जिससे ऑक्सीजन ग्रहण करता है। तो पत्तियों से ही ऑक्सीजन आपके देखने को मिलेगी। यहाँ पर ऑक्सीजन का आवागमन, ऑक्सीजन को त्यागना, CO2 को ग्रहण करना वो। लेकिन यहाँ पर देखो भारत में धान उत्पादकता, ये पर्टिकुलर एक उत्तक की बात कर रहा है कि एरेनकाइमेटस उत्तक पाया जाता है पत्तियों में। तो उत्तक तो पाया जाता है, लेकिन साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कॉफी। उर्मिला सामोता जी, कॉफी देखिएगा, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा उत्तर प्रदेश। क्या धान की उत्पादकता उत्तर प्रदेश में हो सकती है? धान का प्रोडक्शन तो हो सकता है, लेकिन उत्पादकता तो पंजाब में है, ठीक है, उत्पादकता तो पंजाब में है, ये ध्यान रखना आपको। तो प्रोडक्टिविटी का, अरे क्या बात है राहुल गुर्जर साहब, धान की उत्पादकता तमिलनाडु में ले गए आप, तो मत लेके जाओ रे। तो यहां पर सी इसका राइट आंसर है कि दिया गया सी स्टेटमेंट गलत है, ये ध्यान रखना है आपको। शायद नहीं चौबे जी, कन्फर्म ही पंजाब है। अगला देखो सवाल, यदि उर्वरक निःशुल्क वितरित किया जाता है तो किसान को इसका उपयोग तब करना चाहिए जब तक, ये ध्यान रखना। सर जी कल आपकी क्लास क्यों नहीं, कल तबियत खराब थी सीवी जी, इसलिए, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, यदि उर्वरक निःशुल्क वितरित किया जाता है तो किसान को इसका उपयोग तब करना चाहिए, यानी कि अगर आपको निःशुल्क मिल रहा है तो, अरे लोकी मीणा जी, प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में नहीं होता वर्तमान में, तो तेलंगाना में होता है। पहला ही सवाल लिखाया था, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहां देखिएगा, यदि निःशुल्क वितरित किया जाता है तो किसान को इसका उपयोग तब करना चाहिए जब कुल उत्पादन उच्चतम न हो जाए, सीमांत उत्पादन शून्य न हो जाए और कुल उत्पादन वक्र का ढलान शून्य नहीं हो, या यह सभी। तो देखिएगा, निःशुल्क मिल रहा है, मिल तो निःशुल्क रहा है आपको, लेकिन इसका कौन सी कंडीशन पर आपको प्रयोग करना चाहिए। देखो भाई, देखो आवाज देखो कम आ रही है, सभी बच्चे कह रहे हैं, इसको जरूर देखो एक बार, ठीक है। देख रहे हैं टेक्निकल टीम के सदस्य। तो यहां पर क्या है, निःशुल्क है, तो इसका उत्पादन कब करना चाहिए, तो ध्यान, जब कुल उत्पादन उच्चतम नहीं हो जाए। अगर प्रोडक्शन कम है तब हमें प्रोडक्शन के बारे में बढ़ाने के लिए बात करनी चाहिए, ठीक है। लो प्रोडक्शन है तो हमें बात करनी चाहिए। अगर सीमांत प्रोडक्ट, यानी कि तब मैक्सिमम प्रोडक्शन की लिमिट खत्म हो जाती है। कुल उत्पादन वक्र ढलान शून्य नहीं हो जाए, जब आपका प्रोडक्शन वाला पार्ट नीचे की ओर, तो यहां पर आपके क्या है, तो किसान का ये उपरोक्त सभी स्टेटमेंट्स देखे जाते हैं। हाँ, इकोनॉमिक्स का था थोड़ा सा सवाल। गन्ना किसका उदाहरण है? सुगर कैन इज ए नॉन एग्जाम्पल ऑफ C3 प्लांट्स का, C4 प्लांट्स का, केम प्लांट का, और इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। राम राम पूनम जी, अब बिल्कुल गई वॉइस, ये तो और कम हो गई है, चलो कोई नहीं। तो सुगर कैन इज नन ऑफ एग्जाम्पल, तो C3 में क्या है, C3 में अगर देखो आपके जौ, गेहूं, जई, सरसों, चना, ये देखा जाता है।
जबकि C4 प्लांट में आपके जैसे गन्ना है, आपके जैसे मक्का है, आपके जैसे ज्वार है, बाजरा है, खरपतवार ज्यादातर इसी में आता है। केम प्लांट में जैसे विशेष रूप से जैसे कैक्टस, नागफनी जो शुष्क जलवायु में पाए जाते हैं। सर मैंने आपको इंस्टाग्राम पर फर्टिलाइजर लाइसेंस के लिए कई बार मैसेज किया है। फर्टिलाइजर का लाइसेंस के लिए देखो आपके मैं बता देता हूं, तो इसका राइट आंसर तो बी है। अगर आपको फर्टिलाइजर, सीड, ठीक है, और पेस्टिसाइड का अगर लाइसेंस बनवाना है तो इसके लिए बताओ। देखिए आवाज सही आ रही है कि एक बार बताओ भाई, आवाज सही आ गई क्या? आ गई सर, पूरी आ गई, चलो ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहली चीज, या तो आप बीएससी एग्रीकल्चर से हो या आप बीएससी बायो से हो। लेकिन बीएससी बायो से है तो आपके यहाँ पर केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या आपके पास डिप्लोमा होता है डिपार्टमेंट का। एग्रीकल्चर से आपने कोई डिप्लोमा किया हो, खाद बीज का अलग से डिप्लोमा होता है, ठीक है, खाद बीज का डिप्लोमा होता है ये। और उसके बाद में आपको राज किसान पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करना होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आगे बहुत बढ़िया आनी चाहिए। एक सवाल है कि निम्न में से कौन से हार्मोन का उपयोग किया जाता है कटिंग में जड़ बनने की शुरुआत के लिए, रूट इनिशिएशन के लिए? ये ध्यान रखना आपको, रूट इनिशिएशन के लिए। तो यह देखिएगा, विच हार्मोन इज यूज्ड टू इनिशिएट रूट फॉर्मेशन इन कटिंग्स? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या एबीए? एक हार्मोन होता है जिसको हम रूटिंग हार्मोन सेरेडेक्स और रूटेक्स कह देते हैं, ये ध्यान रखना आपको। हाँ ये भी सही है, ईयरफोन लगा सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक हार्मोन है जिसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, रूटेक्स। उसको आप क्या कहते हैं, उसे सेरेडिक्स कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये किसके नाम से जाना जाता है? ये है जिब्रेलिन, GA3 के नाम से जाना जाता है। और इसी का प्रयोग आप, ठीक है, इसी का प्रयोग कर लेते हैं ये ऑक्सिन, सॉरी, इसी में प्रयोग कर लेते हैं आप IBA का। और IBA क्या है? तो IBA एक प्रकार का ऑक्सिन हार्मोन है, ये ध्यान रखना। IBA क्या है? एक प्रकार का ऑक्सिन हार्मोन है। तो ये रहा ऑक्सिन, क्योंकि इसमें क्या क्या है, इसमें इंडोल एसिटिक एसिड नेचुरल हार्मोन है, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड है, और IBA को आप क्या कहते हैं, रूटेक्स और सेरेडेक्स कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। रूटेक्स और सेरेडेक्स के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी अगर 2500 से लेकर के 3000 ppm मात्रा होती है तो सिर्फ डिप करके, स्टेम को सिर्फ डिप किया और लगा देते हैं, ये ध्यान रखना आपको। हाँ, GA3 के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी खोज जिब्रेला फ्यूजिकोराई फंगस में हुई थी, ये ध्यान रखना आपको। इसकी खोज किस में हुई थी? इसकी खोज जिब्रेला फ्यूजिकोराई में, ये ध्यान रखना आपको। तो जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो फंगस है, फ्यूजिकोराई फंगस में हुई थी, ये ध्यान रखना, जिसे धान का मूर्ख या बेकाने रोग कहते हैं। क्या कह देते हैं इसे? धान का मूर्ख या बेकाने रोग कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो ए राइट आंसर है। साइटोकाइनिन और एबीए के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन लिख लो। इसे आप स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इसे आप क्या कह देते हैं? एंटी जिब्रेलिन हार्मोन भी कहते हैं इसे, एंटी जिब्रेलिन हार्मोन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ए राइट आंसर है। चले आगे। बिल्कुल अनिल कुमार जी, धन्यवाद, आप जुड़े गोविंदगढ़ पंचायत समिति से। लिखिएगा, खरपतवार नियंत्रण की फसल पालन विधि में से कौन सी फसलबद्ध और फसल एसोसिएटेड खरपतवारों को नियंत्रित करने में अधिक प्रभावी है? Which of the following crop husbandry method of weeds control is more effective in controlling crop bund and crop associated weed? Stall seed bed, proper planting time, proper planting method या crop rotation? बहुत अच्छा सवाल है। स्ट्रेस हार्मोन, बिल्कुल विजय जाखड़ जी, स्वागत और अभिनंदन है आपका आज के हमारे इस सेशन में। बताइएगा,
चलते हैं, बात कर लेते हैं खरपतवार नियंत्रण की फसल पालन विधि में कौन सी फसल पद्धति एसोसिएट खरपतवारों को अधिक प्रभावी है, अधिक प्रभावी है। देखिएगा यहाँ पर एक होता है स्टेल सीड बेड, मैं इसको बता देता हूं कि क्या होता है। इसमें क्या होता है कि फसल को समय से पहले बोया जाता है, एक बार सारी की सारी फसल को बोने की प्रक्रिया की जाती है, खरपतवार जर्मिनेट होते हैं, खेत में फसल को मिला देते हैं वापस से, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो स्टेल सीड बेड में आपको ये ध्यान रखना है। तो बीज को अंकुरित करवा करके, बीज को अंकुरित करा के खेत में मिला देते हैं, ठीक है। तो उसे कहते हैं, यानी कि एक प्रकार से फसल को बोने की प्रक्रिया को दोहराया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। एसोसिएटेड खरपतवार यानी कि जो फसल के साथ उगते हैं, ठीक है। तो यहां अगर देखोगे तो स्टेल सीड बेड, उचित रोपण समय, प्रॉपर प्लांटिंग, जबकि यहां पर क्या है सबसे अच्छा है, वो कहते हैं ना कि सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, सबसे अच्छा है क्रॉप रोटेशन अपनाना, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। बिल्कुल अनिल कुमार जी, अभी ऐप में आपके 3 घंटे क्लास थी और उसके बाद ये मैराथन क्लास, ठीक है। तो यहां पर क्रॉप रोटेशन सबसे अच्छा है, इसमें लूण लगे न फिटकरी काम हो जाए पूरा, तो क्रॉप रोटेशन सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी खाद बनाने की विधि से संबंधित नहीं है, FYM बनाने से संबंधित नहीं है, आपको ये बताना है। राम राम बिजनेस कुमार। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ मेकिंग कंपोस्ट इज नॉट रिलेटेड टू मेकिंग FYM, फार्म यार्ड मैन्योर से रिलेटेड नहीं है। तो देखिएगा, पिट यानी कि गड्ढा खोदना, इंदौर विधि, ढेरी विधि या ट्रेंच विधि, विच मेथड्स आर नॉट रिलेटेड टू FYM मेकिंग मेथड, बताइएगा। बहुत बढ़िया आंसर विजय जी, क्या खूबसूरत आंसर दिया है। मुझे ऐसे आंसर जब आते हैं ना तो ऐसे लगता है कि वाकई में दिल बहुत खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है ऐसे, ठीक है ना। काबिले तारीफ आंसर आ रहा है, मतलब जितनी प्रशंसा की जाए ना उतनी कम है। मैं पानी पी लेता हूं ना एक बार, क्योंकि नहीं तो जिसको कह सकते दर्द ज्यादा हो सकता है। अब ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा फील हुआ। चलो, सवाल क्या पूछा है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद सवाल पूरा पढ़ने का आप लोगों को टैक्स देना पड़ता होगा, कोई GST चार्ज देना पड़ता होगा। वैसे मैं बता दूं कि कल से आप लोगों के लिए GST में बहुत बड़ी छूट शुरू हो जाएगी। 22 तारीख से कल नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, तो GST में भारी छूट है। इसलिए कोई भी विद्यार्थी सवाल को पूरा पढ़ने से डरे नहीं, क्योंकि आप लोगों के ऊपर GST नहीं लगेगी। एजुकेशन पर लगने वाली GST को खत्म कर दिया गया है। तो अब यहां पर देखो, इसे ध्यान से पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सी खाद बनाने की विधि से संबंधित नहीं है। देखिएगा, पिट यानी कि गड्ढा, बिल्कुल गड्ढा आपके खाद बनाने के लिए काम में लेते। इंदौर विधि, इंदौर विधि कंपोस्ट बनाने की विधि नहीं है क्या है? अरे इंदौर विधि कंपोस्ट बनाने की नहीं है क्या? तो ये कंपोस्ट बनाने की विधि है, ये कंपोस्ट बनाने की विधि है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कंपोस्ट बनाने की विधि में इंदौर विधि का विकास किसने किया था? अरे आपको यशवंत डी वार्ड ने किया था, और इनके साथ अल्बर्ट हावर्ड भी तो थे। शायद आप सो रहे होंगे ना। अरे ढेरी विधि, हमारे गांव में सबसे ज्यादा ढेरी विधि तो काम में लेते हैं। और ट्रेंच विधि, अरे याद करो, ट्रेंच विधि गोबर की खाद बनाने की सबसे बेस्ट विधि है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा ट्रेंच विधि क्या है, तो ये ध्यान रखना, FYM बनाने की सबसे बेस्ट विधि है, सबसे बेस्ट विधि है। इसी का तो विकास किया था CN आचार्य ने। ढेरी विधि गोबर के खाद बनाने की एक दोषपूर्ण विधि है, ठीक है। कौन सी है?
दोषपूर्ण विधि है। ठीक है, तो कुछ याद आया क्या? कुछ भूला कुछ याद रहा। डी वर्ड, कुछ भूला कुछ याद रहा। तो यहां पर डी राइट आंसर है, ये ध्यान रखना। ये आंसर कौन सा है? बी इसका राइट आंसर है। समझ गए? तेज प्रकाश जी, राम राम जी। अगला देखो, निम्नलिखित में से जौ की कौन सी किस्म माल्ट उद्योग के लिए अधिक उपजाऊ है, अधिक काम में ली जाती है? नवंबर लास्ट और दिसंबर फर्स्ट वीक में आपको मिल जाएगी। राम राम प्रदीप साई जी। तो यहां देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बार्ले वैरायटी इज मोर सुटेबल फॉर माल्ट इंडस्ट्री। अब जौ की बात करते हैं तो जौ की बात करें। ठीक है, जब आप जौ की बात करते हो तो आपको यह पता होगा कि जौ के सेंस में, जौ में एक शर्करा पाई जाती है माल्टोज, और माल्टोज जो शर्करा है उसी का तो प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से किसमें? शराब उद्योग में। माल्टोज में क्या पाया जाता है? तो माल्टोज में पाया जाता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज के दो सरल मॉलिक्यूल। तो आरडी 2715, आरडी 2052, आरडी 2592, आरडी 2668। अब यहां पर जौ का प्रयोग विशेष रूप से माल्ट इंडस्ट्री में किया जाता है, यह ध्यान रखना है आपको। ठीक है, किसमें किया जाता है? माल्ट इंडस्ट्रीज में किया जाता है। तो माल्ट इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है? जहां शराब बनाई जाती है। तो 2715, 2052, 2592, आरडी 2668। तो आरडी 2668 ये ध्यान रखना है आपको, किस्म बहुत है। अब इस सवाल को आप एग्जाम में चाहे तो छोड़ सकते थे, इसका कोई विशिष्ट फर्क नहीं पड़ता आपके लिए। एक सवाल है, वीनोच एक है, वीनोच क्या है? पार्सल फ्लूम है वीनोच, ओरिफेस है, वियर है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? वीनोच बताइएगा, वीनोच क्या है? छब्बीस 68 राइट है। देखिएगा, वीनोच एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार से, ठीक है, तो यहां पर टेन थीटा जो है वो वैल्यू निकाली जाती है इसमें। तो ये बहते हुए पानी की जो बहाव है उसको मापने के लिए काम करते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहां पर पार्सल फ्लूम अलग है, ओरिफेस तो हल्के रूप में देखा जा सकता है इसे, तो वीनोच को ओरिफेस के रूप में काउंट किया जाता है। सारे के सारे पानी को, बहते हुए पानी को ज्ञात करने की विधि ही है। ठीक है, बहता हुआ पानी, ठीक है, बहता हुआ पानी, ये ध्यान रखना आपको। तो बहता हुआ पानी, हल्के, ओरिफेस का मतलब होता है जहां पर कम पानी को मापने के लिए देखा जाता है उसको। किसे नोबल कैन कहा जाता है? किसे? तो विच इज कॉल्ड नोबल कैन, किसे कहा जाता है नोबल कैन? सेकेरम साइनेंसिस, सेकेरम रोबस्टम, सेकेरम ऑफिसिनेरम और सेकेरम बारबरी। बताइएगा। किसे नोबल कैन कहा जाता है? हाँ, सिंचाई का जैसे पानी नाली में बह करके जा रहा है तो उसको नाप सकते हैं। तो इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। तो नोबल कैन, सेकेरम ऑफिसिनेरम, और वेंकट रमन साहब ने इसे विकसित किया था नोबल कैन। तो वेंकट रमन साहब को हम क्या कह देते हैं? नोबल मैन भी कहते हैं। ठीक है, वेंकट रमन को नोबेल मैन भी कहा जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है आपका। मैंगो माल फॉर्मेशन क्या है? तो मैंगो माल फॉर्मेशन एक डिसऑर्डर है जिसके अंतर्गत या तो फ्लावर या पत्तियां इकट्ठी हो जाती है, माथा बन जाता है उसमें। तो यहां देखिएगा,
पौधों के द्वारा नाइट्रोजन का कौन सा रूप अवशोषित किया जाता है? विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट? NH4, NO2, NO3 या एमाइड? विच फॉर्म, हाँ चलो एक बार इसको यहां पर अपने यहां हटा दे, देखिए इसको हटाने के बाद आप आंसर दोगे क्या? पौधों द्वारा नाइट्रोजन का कौन सा रूप अवशोषित किया है? विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट? मैं इसी रूप में लिख रहा हूं, मैंने वो निशान गलत लगा दिए एक बार। अब ऑप्शन आपके यहां पर है तो देखिएगा, अब यहां ध्यान रखना थोड़ी सी त्रुटि है। अब हमें ध्यान रखना कि पौधों के द्वारा सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का कौन सा रूप ग्रहण किया जाता है? पौधों के द्वारा तो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा जो रूप ग्रहण किया जाता है वो NO3 का ग्रहण किया जाता है, नाइट्रेट का। ठीक है, तो ये पॉजिटिव फॉर्म में होता है, ये नाइट्रेट, ये ध्यान रखना सबसे ज्यादा। एमाइड के रूप में हम ये कहते हैं कि यूरिया जो होता है उस यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड फॉर्म में होती है, ये ध्यान रखना, एमाइड फॉर्म में होती है। NH4 विशेष रूप से अधिक जलमांग जो होती है, अधिक जलमांग, उस अधिक जलमांग वाली कंडीशन में देखी जाती है आपके। ठीक है, NO3, ये ध्यान। और पौधे सबसे ज्यादा NO3 के रूप में ग्रहण करते हैं और NO3 में ही सबसे ज्यादा लॉस होता है। तो जल हानि भी ध्यान रखना, जल हानि भी सर्वाधिक होती है। ठीक, अब एक और चीज ध्यान रखना, एक होता है मिनरलाइजेशन और एक होता है इमोबिलाइजेशन। ठीक है, एक होता है मिनरलाइजेशन, तो ध्यान रखना जैसे कार्बनिक जो रूप होता है, कार्बनिक रूप कभी भी क्या नहीं होता? प्राप्य नहीं होता। तो ये कार्बनिक रूप हमेशा अप्राप्य होता है। और अकार्बनिक रूप जो होता है पोषक तत्व का, अकार्बनिक रूप, तो पोषक तत्व का जो अकार्बनिक रूप होता है वो कौन सा होता है? वो होता है प्राप्य। वो कौन सा होता है बेटा? प्राप्य रूप होता है यहां पर। अब कार्बनिक से अगर अकार्बनिक में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे कहते हैं आपके खनिजीकरण, तो उसे कहते हैं खनिजीकरण। और अकार्बनिक से कार्बनिक में अगर होता तो उसे कहते हैं बेटा स्त्रीकरण, स्त्रीकरण, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, उसे कहा जाता है इमोबिलाइजेशन। ये तो होता है इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन। और ये दूसरा जो होता है ये होता है मिनरलाइजेशन। ठीक है, ये होता है मिनरलाइजेशन, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, हाँ, धान अधिक जलमांग वाली है प्रोडक्शन के पर्पज से देखा जाए तो। ये कौन है? मियाजाकू, मियाआऊ, मियाआऊ है, मियाआऊ और एक मियाजाकू होता है। मियाजाकू जानते हो क्या? मियाजाकू, मियाजाकू, सी राइट है। ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक में बिल्कुल सही है आपका। एक सवाल, जल के अध्ययन के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? विच लॉ इज यूज्ड टू स्टडी ऑफ वाटर? ओम का नियम, फिक्स का नियम, फूरियर का नियम या डोर्सी का नियम? लॉ ऑफ, अच्छा म्याऊ, अच्छा वो बिल्ली वाली म्याऊ है क्या? म्याऊ, अच्छा वो बिल्ली वाली है, देखो म्याऊ है। अच्छा ये बिल्ली वाली म्याऊ है, कितना प्यारा नाम है ना, म्याऊ। अरे आम की सबसे महंगी वैरायटी, आम की सबसे महंगी वैरायटी। आइएगा यहां पर हम बात करते हैं जल के नियम के लिए। ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम अगर आप देखोगे तो ओम का नियम आपको दिखाई देगा लाइट के साथ। ठीक है, किसके साथ? लाइट के साथ। फिक्स, फोरियर और डोर्सी। तो डोर्सी लॉ जो होता है ये जल के साथ संबंध रखता है, डोर्सी लॉ। ठीक है, मिट्टी में बफर मैकेनिज्म का सिद्धांत क्या है? विच इज द प्रिंसिपल ऑफ बफर मैकेनिज्म इन सोइल? कार्बनिक कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट, धनायन विनिमय क्षमता या मिट्टी की संरचना?
आपको बताना है। हाँ, ओम तो फिजिक्स में चलता है। कहीं भी चला लो आप, ओम ओम तो हर जगह चल जाएगा। मिट्टी में बफर मैकेनिज्म, यहां देखो एक होता है बफरिंग कैपेसिटी, उसे कहते हैं उभय प्रतिरोधन क्षमता। उसको समझे थोड़ा सा, उभय प्रतिरोधन क्षमता। और जब हम उभय प्रतिरोधन क्षमता की बात करते हैं तो हम उसे कहते हैं बफरिंग कैपेसिटी। क्या कहते हैं उसे? बफरिंग कैपेसिटी। और जब आप इसकी बात करते हो, इसका मतलब होता है कि किसी भी मर्दा के द्वारा अपने पीएच मान के बदलाव का विरोध करना। ठीक है, इसे कहा जाता है कि पीएच मान के बदलाव का विरोध करना, उसे कहते हैं क्या करना? विरोध करना। तो यहां पर जिस मर्दा में धनायन के एक्सचेंज कैपेसिटी सीईसी, जिसकी सीईसी मैक्सिमम होगी, जिसकी सीईसी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, जिसकी सीईसी मैक्सिमम होगी, ठीक है, वह सोइल उतनी ही फर्टाइल होती है। ठीक है, फर्टाइल होती है। कैल्शियम जो होता है ना, वो भी दर्शाता है। कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम मर्दा को भुरभुरी करता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर। अगला देखो, कौन सा जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है? कौन सा जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है? विच ऑर्गेनिज्म फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? एजिटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोसोकोकस। ठीक है, जिंदगी यूं ही नहीं मिलती है, जिनको मिलती है उनके हाथों में कुछ विशेष कर्म होते हैं, उन कर्मों को पूरा करने के लिए भी आपको कर्म करने होते हैं। तो फिलहाल आप लोगों का कर्म यही है कि मेहनत आप इतनी करें कि दिल से आवाज निकले कि हाँ मैंने किया है, और जिसके मन से ये आवाज निकलती कि हाँ मैंने किया है, उसका जीवन जो है वो एकदम परफेक्ट तरीके से बढ़ रहा है। सर मेरा पशु परिचर में सिलेक्शन हो गया है और हमें ज्वाइनिंग भी मिल गई है, और आपकी टीम को मेहनती मिठाई नहीं आ रहा हूँ कल। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सिलेक्शन हुआ उसके लिए बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने अपने घर परिवार की उम्मीदों को पूरा किया। आइएगा, कौन सा जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है? एजिटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस। इसको समझने के लिए मैं कुछ चीजें और बताता हूं। विजय जाखड़ जी, क्या बात है विजय जी, आज तो मेरे को लग रहा है कुछ और ही है तेरे साथ, तो पता नहीं ध्यान कहां है? दिल का टूटा टूटा लग रहा है तार तेरा। अरे ध्यान कहां है तेरा? यहां देखो, मैं एक और चीज बताता हूं। जैसे कोई कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, तो सबसे जैसे मान लीजिएगा पहले कोई कार्बनिक पदार्थ आपका है, पहले बदलेगा एमिनो अम्लों में, एमिनो अम्ल बदलेगा किसमें? अमोनियम में, और अमोनियम बदलेगा NO2 में, और NO2 बदलेगा NO3 में। ठीक है, किसमें? NO3 में। यहां ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाते हैं आपके अमोनाइजेशन। ठीक है, अमोनाइजेशन, ये जो प्रोसेस होती है इसे कहते हैं अमोनीकरण, और ये जो प्रोसेस होती है ना इसे कहते हैं नाइट्रीकरण। ठीक है, इसे कहते हैं नाइट्रीकरण, ये ध्यान रखना आपको। अच्छा, कल से परेशान हो गया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर देने के बाद। भाई क्यों, ऐसा क्या हो गया? 80+ OBC में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
अरे कालू जी ऐसे क्या बात हुई, घर वालों को मैं नहीं दिखाओगे तो कोई बाहर वाली को थोड़ी दिखाओगे फिर, हैं? काम तो घर वाले ही आएंगे, बाहर वाली नहीं आएगी। बाहर वाली को सिर्फ तनख्वाह से मतलब है, ठीक है। इसलिए कालू जी काम तो घर वाले ही आते हैं जीवन में, बाकी तो सब मोह माया है। हाँ, मैं इस पर बात कर रहा था। तो यहां देखिएगा नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर क्या होता है, नाइट्रोबैक्टर NO2 से NO3 में जो कन्वर्जन होता है ना, वहां पर नाइट्रोबैक्टर काम में आता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये जो है NO2 से NO3, ये नाइट्रोबैक्टर, ये ध्यान रखना है आपको। अब नाइट्रोसोमोनास जो होता है ना, ये कहां देखा जाता है, नाइट्रोसोमोनास देखा जाता है NH4 जो होता है ना हमारा, ये जब NO2 में कन्वर्जन होता है तो वहां पर नाइट्रोसोमोनास। जबकि ये नाइट्रोसोकोकस कहां आता है, नाइट्रोसोकोकस जो होता है ये विनाइट्रीकरण में देखा जाता है, ये ध्यान रखना, कहां, विनाइट्रीकरण में, ठीक है। तो ये विनाइट्रीकरण में देखा जाता। अब हमारे पास एजेटोबैक्टर बच गया। एजेटोबैक्टर पता है कि ग्रेमिनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। ये तो तू कालू बिल्कुल हाव झूठ बोल रहा है ना, इसको बोलते हैं सफेद झूठ, एजेटोबैक्टर। तो एजेटोबैक्टर कहां, ग्रेमिनी में, ठीक है। एजेटोबैक्टर ग्रेमिनी फसलों में, ये ध्यान रखना है आपको। सर अभी बस स्टैंड पर बैठा हूं तो ध्यान उधर चला जाता है। ध्यान बस स्टैंड पे है या किसी और पे है ध्यान, ये बता दो, ठीक है। अगर ध्यान बस स्टैंड पे होता तो क्वेश्चन सही बताता, लेकिन ध्यान बस स्टैंड पे नहीं, बस स्टैंड में बस में बैठे हुए किसी पैसेंजर पर है बेटा ध्यान तेरा। तो यहां पर क्या है, ड्रिप इरिगेशन में नरेंद्र डांगी जी, ड्रिप इरिगेशन में सबसे आगे है महाराष्ट्र, ठीक है। हाँ, मन चंचल होता है, वो मन चंचल ही है। तो यहां पर ए राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। अगला सवाल, बाजरे का डाउन्यू फंगस किसके कारण होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ये बताना है कि डाउन्यू मिल्ड्यू ऑफ मिलेट्स इज कॉज्ड बाय स्क्लेरोप्टेरा रेटिटिस, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, आपके सेलेरोप्टेरा स्कोर्टा, पेरिनोस्पोलोरा SPP। बताइएगा कि बाजरे का डाउन्यू फंगस जो है, हम बात करते हैं डाउन्यू मिल्ड्यू की, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले जब हम ऐप में बात कर रहे थे, इस डाउन्यू मिल्ड्यू को हम और क्या कह देते हैं, डाउन्यू मिल्ड्यू को क्या कह देते हैं हम, ग्रीन ईयर कहते हैं, हरित बाली रोग। क्या कहते हैं, हरित बाली रोग। तो ये किसके द्वारा होता है, ये फंगस के द्वारा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक फंगस के द्वारा होता है। धान में आपके एक और रोग होता है, ये ध्यान, इसको हम क्या कह देते हैं, मैं तो जोगी हो गया रे। तो विजय तू अभी बस स्टैंड पे बैठा बैठा जोगी हो रहा है, तो इसको कहते हैं जोगिया रोग, ठीक है। ये कौन सा है, जोगिया रोग कहलाता। एक और होता है आपके, आप लोगों ने सुना होगा अर्घट, अर्घट, मोन्टू सिंह जी जयपुर। तो अर्घट देखो यहां पर, तो अर्घट क्या है, जब आप अर्घट की बात करोगे तो क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मेसिस, ये ध्यान रखना है आप, ठीक है। अर्घट इसे कहते हैं क्लेविसेप्स, इसको कहते हैं क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मेसिस, ठीक है। क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मेसिस फंगस के द्वारा होता है, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पर क्या है, बी राइट आंसर है, जोगिया रोग। तो यहां देखिएगा, केले को संक्रमित करने वाले रेडोफोलस विमिलिस की पहली बार भारत में प्रामाणिक रूप से रिपोर्ट की गई थी, ठीक है। रोडोफिलस विमिलस इन्फेक्टिंग बनाना वाज फर्स्ट ऑटोमेटिकली रिपोर्टेड इन इंडिया, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। 4.0, तो 4.0 में चल रही है ना क्लास आपके,
तो केले में संक्रमित जो रेडोफोलस जो है, इसका संक्रमण आपके केरला में, बिल्कुल लोकी मीना जी आपने सही कहा कि इसका संक्रमण केरला में देखा गया था, तो साउथ में ही देखा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक नेमेटोड के जीवन चक्र की अवधि को सबसे अधिक प्रभावित करता है? Which of the following factors most affect the duration of the nematode life cycle? मुझे आपको ये बताना है कि भारत में नेमेटोड का कौन सा प्रजाति सबसे ज्यादा अटैक करती है भारत में, बताइएगा। भारत में सूत्रकृमि की कौन सी प्रजाति, ठीक है, भारत में which of the following factors most affect the duration of the nematode life cycle? मिट्टी की बनावट, प्लांट होस्ट, मिट्टी की नमी या मिट्टी का तापमान। आपको यह बताना है कि कौन सा इसमें से सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके स्क्रीन पर। हाँ, ये तो ठीक आंसर आया आपका, राम राम पुष्पा जी, ये तो बिल्कुल सही जवाब दे दिया आपने, मेलिडोगाइनी। ठीक, ये तो सही आंसर बताया आपने, मेलिडोगाइनी। लेकिन यहां पर नेमेटोड को सबसे ज्यादा, आपको नेमेटोड से बचने के लिए हम क्या करते हैं आपको पता होगा, सॉइल हीट ट्रीटमेंट। इस नेमेटोड से बचाव के लिए हम क्या करते हैं, सौर उपचार, ठीक है, सोलर हीट ट्रीटमेंट। आपको याद होगा हम करते हैं सोलर हीट ट्रीटमेंट, और सोलर हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होगा, बिल्कुल सिद्धार्थ सिंह जी राइट आंसर आपका, मिट्टी का तापमान। अगला देखो, राष्ट्रीय कृषि महत्वपूर्ण कीट ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कहां स्थित है? टोटल हमारे पास 6 ब्यूरो हैं, ठीक है, टोटल 6 कृषि संसाधन है, 6 कृषि संसाधन ब्यूरो है आपके पास, ठीक है। 6 में से एक है आपके पास नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, एक है आपके पास नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, एक है आपके पास नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग है, एक है आपके पास नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, एक है आपके पास नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, और एक है आपके पास नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये 6 ब्यूरो है आपके पास टोटल। तो जब 6 ब्यूरो है तो वही तो है, वेयर इज द नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट? नई दिल्ली में NBPGR है, हैदराबाद, लखनऊ, बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप मऊ में देखते ही। करनाल में नहीं है, करनाल में तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। चलिए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 4.0 की क्लास से 14 तारीख के बाद नहीं आ रही है। आज कितनी होगी अजय नाथ जी? 21, आज 1.0, 2.0, 4.0। तो कल सुबह मॉर्निंग में क्लास हुई थी ना 4.0 में। बताओ भाई, एक बार 4.0 वाले विद्यार्थी बताइए, कल क्लास मॉर्निंग में हुई थी कि नहीं हुई थी आपकी? कोई है 4.0 बैच से? 4.A निर्मल बैच, तो कल मॉर्निंग में ली थी ना मैंने क्लास, खरपतवार वाला टॉपिक चल रहा था। आगे देखो, हाँ, NBAGR करनाल हरियाणा। यहां देखो, अंड परजीवी का नाम जो भारत में व्यावसायिक रूप से उत्पादित और बेचा जाता, अंड परजीवी
नेम ऑफ द एग पैरासाइट विच इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन इंडिया। ट्राइकोग्रामा प्रजाति, कैलिनोनोमस प्रजाति, प्लेटिनोमोमा प्रजाति और टेट्रा स्टिमच स्पेसीज। यस हुई है। देखो महेश जी मीणा कह रहे हैं कि सर हुई है। तो अंड परजीवी की जब हम बात करते हैं तो आपको यह पता होगा कि ट्राइकोग्रामा, ठीक, तो ट्राइकोग्रामा स्पेसीज आपके जो कि विशेष रूप से लेपिडोप्टेरा गण के जो मुलायम कीट होते हैं उसको कंट्रोल करने में काम में आती है। ठीक, ये किसको करती है? लेपिडोप्टेरा गण के कीटों को। तो लेपिडोप्टेरा गण के कीटों को क्या करती है? खाती है, ये ध्यान रखना। उसके अंडों पर आपके अंडे देती है आपके, तो उस पीढ़ी को कमजोर कर देती है। मिस्टर सुरेंद्र गुजर जी राम राम जी, राम राम जी। तो यहां पर क्या है? ए राइट आंसर है। अगला, सरसों के तेल में किस खरपतवार की मिलावट से ड्रोप्सी नामक रोग हो जाता है? एडल्ट्रेशन ऑफ विच वीड इज मस्टर्ड ऑयल कॉज ए डिजीज ऑफ ड्रोप्सी। बताइएगा। एडल्ट्रेशन ऑफ विच वीड इज मस्टर्ड ऑयल कॉज ए डिजीज कॉल्ड ड्रोप्सी। अमरबेल, इसे कहते हैं कुस्कुटा रिफ्लेक्सा, और ये पूर्ण तना आपके पूर्ण तना परजीवी कीट है, ये परजीवी खरपतवार है अमरबेल। तो इसे आप कुस्कुटा रिफ्लेक्सा कहते हैं। और ये पूर्ण, जिसको कह सकते हैं पूर्ण, ये पूर्ण तना परजीवी कीट है। और साथ में ही ये रिजके में देखा जाता है, रिजका। देखिएगा, मोथा एक बहुवर्षीय कीट है। मोथा एक बहुवर्षीय कीट है और सक्रिय पत्ती का है। देखिएगा, प्याजी एस्पोडिलस ट्यूनिफोलियस है, आपके सक्रिय पत्ती में दिखाई देगा। और साथ में ही प्याजी एक अनुकारी वीड भी है। कैसा है? अनुकारी खरपतवार है। और ये खरपतवार किस में दिखाई देता है? प्याज में दिखाई देगा, या प्याज और चना, चने में भी दिखाई देता है। सत्यानाशी, सत्यानाशी को कहते हैं आपके कि यह एक रबी का खरपतवार है, ब्रॉड लीफ है और आर्जीमोना मैक्सिकाना के नाम से जाना जाता है। गुरुजी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर क्लास, निक्कू जी ये है ना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की क्लास, ठीक है। तो सत्यानाशी, इसको ध्यान रखना, सत्यानाशी को मैक्सिकन पोपी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिकन पोपी के नाम से जाना जाता है। और ये आर्जीमोना मैक्सिकाना क्या है? इसको आप कहते हैं आर्जीमोना मैक्सिकाना। तो इसे आर्जीमोना मैक्सिकाना के नाम से जाना जाता है। तो इसके सीड सरसों के सीड से मिलते जुलते हैं, इसलिए ये सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, ये सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार है, ये भी ध्यान रखना। तो सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार, तो ये सरसों का आपत्तिजनक क्या है बेटा? खरपतवार है। तो डी इसका क्या है? राइट आंसर है। ड्रोप्सी में क्या होता है? विनोद धाकड़ जी B3 में, कल हुई थी ना B3 में, आज तो नहीं हुई, आज तो 1 और 2 में हुई थी। तो यहां पर क्या है इसका राइट आंसर? डी। तो ये सबसे पहले पेट को प्रभावित करता है, पेट के बाद आंख, ये ध्यान रखना आप। हाँ, मिमिक्री वीड कह सकते हो आप। मिमिक्री वीड किसको? प्याज में प्याजी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा बायो एजेंट गाजर घास के नियंत्रण में काम में आता है? बताइएगा। बहुत सुंदर आंसर है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना भैया ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा बायो एजेंट गाजर घास के नियंत्रण में काम में आता है? गाजर घास में
विच ऑफ द फॉलोइंग बायो एजेंट इज यूज टू कंट्रोल कैरोट ग्रास? जाइगोग्रामा बाइक्लेरेटा, नियोचिटियाना ब्रूची, एगासिलस हाइग्रोफिला और क्राइटोफेगस साल्विनी। बताइएगा। तो अगर हम यहां पर बात करेंगे तो बायो एजेंट गाजर घास में, तो इसे जाइगोग्रामा बाइक्लेरेटा जो है उसके द्वारा, तो जाइगोग्रामा बाइक्लेरेटा के माध्यम से इसे कंट्रोल किया जाता है एज ए बायो एजेंट। वैसे गाजर घास कहां देखने को मिलता है? तो ज्यादातर नॉन एग्रीकल्चर लैंड में दिखाई देगा। ठीक है। पार्थेनियम स्टेरोफेरेसिस का बोटनिकल नाम है राहुल गुर्जर जी। ठीक है। निक्कू सुबह 7 बजे और शाम को 8:15 बजे। ठीक है। संडे को कोई मैराथन। ये लो भाई, क्या खूबसूरत आंसर है। निम्नलिखित को सुमेलित करें। अर्ध तना परजीवी, अर्ध जड़ परजीवी, पूर्ण जड़ परजीवी और पूर्ण तना परजीवी। इसके लिए ट्रिक, इसको क्लोज लिख सकते हो आप, क्लोज, CLOS। सर आपका AGTA का बैच डिस्काउंट कब होगा? AGTA का बैच तो अभी इसमें ले लेते ना, आपके इरशाद जी अभी ऑफर चल रहा था उसमें ले लेते आप। अरे टिमनगढ़ से जुड़े हैं 07, रोज क्लास हो रही है। अब आप क्लास नहीं लेते हो तो भाई अब मैं कैसे बताऊं आपको कि आप कैसे क्लास लेंगे? ठीक है। तो अर्ध तनाव परजीवी, सेमी स्टेम पैरासाइट, सेमी रूट पैरासाइट। देखिएगा C4 कुस्कुटा, और ये कुस्कुटा जो होता है ये पूर्ण तना परजीवी अमरबेल। L4 लोरेंथस, और लोरेंथस जो होता है ये होता है अर्ध तना परजीवी। ठीक, अर्ध तना। और O4 ओरोबंकी, और ओरोबंकी जो होती है वो किससे होती है? तो ये ध्यान रखना, ये पूर्ण जड़ परजीवी है। और स्ट्राइगा ये अर्ध जड़, आपके अर्ध जड़ परजीवी। तो पहला है अर्ध तना। अर्ध तने में लोरेंथस देखो कहां है? 3, ए में 3 देखो कहां है? आंसर तो आ गया आपका। अर्ध जड़ परजीवी जड़ में देखो स्ट्राइगा कहां है? 4, ये रहा। पूर्ण जड़ परजीवी में ये रहा ओरोबंकी, कहां पे है? ओरोबंकी को ब्रूम रेप कहते हैं और आज्ञा। ठीक है, इसे ब्रूम रेप भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपको। क्या कहते हैं इसको? ब्रूम रेप भी कहते हैं और इसे आज्ञा भी कहते हैं, आज्ञा। और बच गया पूर्ण तना परजीवी कुस्कुटा रिफ्लेक्सा अमरबेल। राम राम सीनू जी। भाई नहीं हो रही तो अब मैं क्या करूं बताओ? मैं तो क्लास ले रहा हूं रोज, अब आपकी नहीं हो रही तो तिमनगढ़ जी मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी क्लास रोज सुबह आपके 8 बजे होती है आपके ऐप में। अब मुझे उसका पता नहीं है। लोकी मूला बिल्कुल सही है, लोकी मूला है। ठीक है, तो सी राइट आंसर। अगला देखो, राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले। राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले, द मेजर मेज प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान है। मुझे आपको यह बताना है कि भारत में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? भाई विनोद धाकड़ जी, मेरी क्लास डेली हो रही है, अब आपकी नहीं हो रही तो वो टेक्निकल टीम देखे उसको। उत्कर्ष के टोल फ्री नंबर पर आप एक बार बात कर लें। तो यहां पर बताना है कि राजस्थान में मक्का उत्पादक जिले, सवाई माधोपुर, करौली। तो इस क्षेत्र में तो आप अगर देखेंगे तो सरसों का उत्पादन तो होता है, अमरूद होता है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में तो इधर क्या है? गेहूं होता है। गेहूं के साथ यहां पर गन्ना होता है, यहां पर धान भी होता है,
यहां पर कपास भी होती है। कोटा और बारा यहां पर धान का अच्छा उत्पादन होता है, धनिया, लहसुन वगैरह। लेकिन भीलवाड़ा, मैं आपको ये बता देता हूं कि राजस्थान में 2023, कर्नाटक नहीं है, बिहार। अरे मैं अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था, पता नहीं आपका ध्यान कहां चला जाता है। हाँ, राहुल गुर्जर जी ने सही पकड़ा है। विजय जाकर तेरे मारूला गाल पर थप्पड़ खेचे, फिर कर्नाटक बता रहे हो। बात 2 मिनट पहले बिहार बतायो ना, पतो को नहीं खटे ध्यान रहे हुए। वो कहीं है मक्का, मक्का में क्या लिखा हुआ? बिहार। पहला ही क्वेश्चन है, जमीन पर मोदो गेर डुकी डुक भरला तेरा ऐ है, पेमली पेमली डुक। ध्यान नहीं तेरे खटे रहे हुए। एग्जाम में फिर तू यही कर रहा हो लो है, ध्यान नहीं रहे तेरे खटे रहे हुए। ठीक है, अरे 12 नहीं है, ठीक है, 12 नहीं है, बूंदी। धान में बूंदी है, वो तो हाड़ौती संभाग है ना। अरे कोटा, बारा, बूंदी और ये झालावाड़ है, ठीक है। तो वो तो ये संभाग है, ठीक है, वो तो संभाग है, ठीक है, वो तो संभाग है। बूंदी को क्या कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं, धान का कटोरा कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। राम राम बेटा विनू छिपा जी। तो यहां पर कोटा, बारा, ये आपके इस क्षेत्र में धान। तो यहां पर भीलवाड़ा। अब ध्यान रखना 23 और 24 में सबसे ज्यादा उत्पादन आपके मक्का का राजस्थान में, पहले स्थान पर भीलवाड़ा और दूसरे पर चित्तौड़, ये ध्यान रखना आपको। अरे किरण जोशी जी, रबीर खरीफ पर सारो ही बार तो इस टाइम में उत्पादन बिहार में ही हुए, ठीक है। हाँ, सरसों में टोंक राइट है आपका। अरे बिल्कुल, मैं ऑनलाइन कहीं ऑफलाइन, ये विजय तो ऑफलाइन ही है मेरे पास, ठीक है। इसको तो जब पीटना होगा ना मेरे को तब बुला लूंगा मैं इसको तो। हाँ, यहां देखो 2023 और 24, तो यहां अगर आप देखोगे तो चाहे आप एरिया की बात करना चाहे प्रोडक्शन की बात करना, तो यहां पर क्या होता है ये ध्यान रखना। या दोनों ही स्थानों में पहला भीलवाड़ा है और फिर चित्तौड़गढ़ है, ये ध्यान रखना आपको। फिर क्या है? चित्तौड़गढ़ है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अरे धान का कटोरा धर्मराज किसने कह दिया? अरे वो अनाज का कटोरा है मेरे भाई, गंगानगर। गंगानगर, क्या बात है। चलो लिखो, आगे लिखो तुम यार, लिखो अनाज का कटोरा। मैं तो आपकी गलतियां सुधारते पूरा हो जाऊंगा रे। अनाज का कटोरा गंगानगर, ठीक है। और तुम्हारी गलतियों के चक्कर में कई बार मैं और आगे पीछे हो जाता हूं। फिर लिखो अगला, लिखो धान का कटोरा। धान का कटोरा, ये बूंदी लिख ले इसको, ठीक है। इसको बूंदी लिख लेना, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला देखो, एक बीजपत्री बीजों में भ्रूण पोष का बाहरी आवरण एक प्रोटीन युक्त परत द्वारा भ्रूण को अलग करता है, जिसे क्या कहते हैं? राम राम राज मेवाल जी, राज मेवाल जी। राजस्थान में सरसों सबसे ज्यादा कहां होती है? टोंक जिले में होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन टोंक में होता है, ठीक है। तो इन मोनोकोटिलिडन सीड्स द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय ए प्रोटीनस लेयर विच कॉल्ड एल्यूरोन, स्कूटेलम, टेस्टा या टैगमेन, ठीक है। ये लो, अच्छा ये वाला, ठीक है। हो गया। अनाज का कटोरा, धान का कटोरा, दोनों में फर्क है, ठीक है। अब सवाल,
एक बीजपत्री बीजों में भ्रूण पोष का बाहरी आवरण एक प्रोटीन युक्त परत द्वारा भ्रूण को अलग करता है, एम्ब्रियो अलग हो जाता है, और वो टेस्ट सुरक्षा आवरण नहीं हो रहा है। यहां पर देखो तो इसे कहते हैं एल्यूरोन, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, एल्यूरोन। मैं एक बार आपको दिखाता हूं, शायद अगर इसमें नेट हुआ तो। ये क्या कर रहा है क्या नेट इसमें? ये किसकी है? एक मिनट देखिए, इसमें मुझे दिखेगी क्या वो कई इमेज। यहां अगर आप देखोगे तो यहां ये मेज की स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये कुछ मेज की स्ट्रक्चर है इस प्रकार से। तो यहां पर अगर आप देखोगे ये एम्ब्रियो है पूरा का पूरा, ठीक है। तो उसी एम्ब्रियो में सवाल पूछा है कि भ्रूण पोष का बाहरी आवरण एक प्रोटीन युक्त परत द्वारा भ्रूण को अलग करता है, ठीक है। अब इसमें एल्यूरोन साफ साफ दिख रहा है मेरे को, हाँ ये रहा, इसमें दिख जाएगा आपको। यहां देखो, ये अगर आप देखोगे इसको ध्यान से तो यहां देखो ये एम्ब्रियो बीच में है, लेकिन यहां देखो एल्यूरोन, ये एल्यूरोन क्या है, इसकी एक स्ट्रक्चर है। यहां देखो इस जगह ये रहा एल्यूरोन। तो यहां अगर देखोगे तो ये वाली लेयर क्या है, एल्यूरोन है बीच में। स्क्यूटीलियम जो है वो इंटरनल पार्ट पर है आपके, ठीक है। ये रहा एंडोस्पर्म, ये जो दिखाई दे रहा है यहां पर भोजन का संग्रहण है, ये है एंडोस्पर्म। तो यहां पर कह रहा है कि भ्रूण पोष का बाहरी आवरण एक प्रोटीन युक्त परत द्वारा भ्रूण को अलग करता है, तो एल्यूरोन, ठीक है, एल्यूरोन। तो यहां पर ए। सर कितनी देर और चलेगी क्लास? बस आपने कहा अपन एंड कर देते हैं, क्या दिक्कत दे रहे हैं, ठीक है। अपन तो विद्यार्थी जब तक कहीं पढ़ा ले, आपने कहा कि सर कितनी देर और चलेगी, इसका मतलब आप थक गए, तो 2-4 सवाल देख लो फिर करते हैं पूरी। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, फसल और इसका ओरिजिन स्थल आपको बताना है, फसल और ओरिजिन। तो देखिएगा मूंगफली का उत्पत्ति स्थल कहां है, जौ और गेहूं का उत्पत्ति स्थल कहां है, मूंग कपास बैंगन का कहां है, और बाजरा और ज्वार का कहां है, बताइएगा ओरिजिन। तो यहां देखना है बिल्कुल चौबे जी। तो यहां देखिएगा मूंगफली में आपको ब्राजील दिखाई देता है, ए में 4, ये रहा, कोई है समस्या? फिर देखिएगा गेहूं और जौ, तो ये रहा दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया। मूंग कपास में यहां पर देखो भारत, बाजरा ज्वार तिल, ये रहा अफ्रीका में, ठीक है। तो यहां पर, तो यहां इसका राइट आंसर सी इसका सही आंसर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सी क्या है, राइट आंसर है आपके स्क्रीन पर, ठीक है भाई, समझ गए, सी इसका। अगला देखिएगा सवाल कि क्लस्टर बीन में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शाकनाशी की सिफारिश की जाती है। तो देखिएगा आपके यहां पर क्लस्टर बीन में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बिसाइड इज रिकमेंडेड द कंट्रोल ऑफ क्लस्टर बीन। हमें यह जानना होगा पहली चीज की क्लस्टर बीन क्या होता है। तो यहां अगर हम क्लस्टर बीन की बात करते हैं तो क्लस्टर बीन का मतलब होता है गंवार, ठीक है। अब गंवार में एक मैं चीज पूछ रहा हूं कि मुख्य बीमारी क्या है गंवार की, मुख्य बीमारी
गंवार की मुख्य बीमारी या गंवार का मुख्य रोग क्या होता है, बताइएगा। ऑफलाइन बैच के बारे में बताएं तो ऑफलाइन बैच जयपुर से शुरू हुआ है 15 सितंबर से, आप वहां जुड़ सकते हैं, वहां पता कर सकते हैं। अब अगर हम यहां पर देखें आइसोप्रोट्यूरोन, तो आइसोप्रोट्यूरोन तो सक्रिय पत्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सक्रिय पत्तियों के लिए। और आजकल तो इसके प्रति रेसिस्टेंस पावर आ चुकी गेहूं सा में। राम राम लखन सिंह जी भंडारी साहब। मैट सल्फ्यूरान, तो मैट सल्फ्यूरान का प्रयोग आप चौड़ी पत्ती में करते हैं, गेहूं में करते हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है। किसमें करते हैं, चौड़ी पत्तियों में और गेहूं में। यहां पर देखिएगा अमीजा थापर, ठीक है, अमीजा थापर जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। लैंग्वेज थोड़ी सी गलत है, इसमें ध्यान रखना, इमिजा थापर होता है वो, ठीक है, इमिजा थापर। इमिजा थापर पोस्ट इमरजेंस है, बैक्टीरियल ब्लाइट बिल्कुल सही कहा, जेंथोमोनास, ठीक है, ये पोस्ट इमरजेंस। इसका मुख्य रोग होता है बीबी, बैक्टीरियल ब्लाइट। कौन सा होता है, बैक्टीरियल ब्लाइट, ये ध्यान रखना है आपको। मटेरियल क्या मिलेगा, मैं मिलूंगा ना मटेरियल में आपको, और बताओ क्या चाहिए, या मेरे से ज्यादा मटेरियल चाहिए। तो बैक्टीरियल ब्लाइट। अब ये बैक्टीरियल ब्लाइट जो होता है इसको कंट्रोल कैसे करोगे, तो इसको कंट्रोल करने का तरीका है आपके पास स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ये पूछा जा सकता है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन प्लस सीओसी, सीओसी दैट मीन्स कॉपर ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, सीओसी मीन कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। तो यहां पर डी इसका राइट आंसर, पोस्ट इमरजेंसी में यूज होता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको ये दिखाई देगा। अगला देखो सवाल, एट्राजिन का प्रयोग आप किस में कर लेते हैं, तो एट्राजिन का प्रयोग बाजरे में कर लेते हैं, ठीक है, बाजरे में, ये ध्यान रखना आपको। हाँ, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मृदा जल माप किसके द्वारा किया जाता है, सोइल वाटर मेजरमेंट इज डन बाय, न्यूट्रॉन प्रकीर्ण विधि के द्वारा, लाइसीमीटर के द्वारा, अंतर प्रवाह इनफ्लो आउटफ्लो मेथड, या ब्लेनी क्रिडल के माध्यम से। मृदा में जल यानी कि हाँ, पोस्ट इमरजेंसी में सोयाबीन में भी करते हैं आप, और सोयाबीन के अलावा आप किस में करते हैं, तो मूंगफली में भी कर लेते हैं। बिल्कुल विशाल जी, तो यहां अगर हम देखें तो लाइसीमीटर जो होता है वो तो इओपो ट्रांसपायरेशन में काम में आता है, तो मृदा जल के लिए हम न्यूट्रॉन प्रकीर्ण मेथड का काम प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मृदा जल माप, सोइल वाटर मेजरमेंट, हम अगर यहां पर एक एक की बात करेंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, ध्यान देना पड़ेगा आपको। किसमें देखते हैं, तेज प्रकाश बताओ। अरे भाई ईटी में यूज होता है ना लाइसीमीटर, आप बस जो आपको आता है ना बस वो चेप देते हो आप। ईटी वाष्पन वाष्पोत्सर्जन के बारे में बताता है ये तो, कि जमीन से और पादपों से कितना पानी वाष्प बन करके गया। अरे मृदा जल का मतलब है मृदा नमी, मृदा जल का मतलब है मृदा नमी, तो मृदा नमी के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, टेंसियोमीटर का, टेंसियोमीटर नहीं है, आप प्रयोग करते हैं न्यूट्रॉन प्रकीर्ण का, न्यूट्रॉन प्रकीर्ण का, आप प्रयोग करते हैं जिप्सम ब्लॉक का, जिप्सम ब्लॉक का, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रेशर मेम्ब्रेन, तो प्रेशर मेम्ब्रेन तो इसमें क्या है, झिल्ली आती है वो काम करते हैं। तो ए इसका राइट आंसर है आपका, बिल्कुल राहुल जी, जिप्सम ब्लॉक। अगला है, यदि गेहूं में 5 सेंटीमीटर गहराई की सिंचाई की जाती है और सीपीई का मान 5.55 है, तो गेहूं की सीपीई क्या होगी, कम्युलेटिव पोटेंशियल इवेपोरेशन, ठीक है।
CW डिवाइड बाई CPE, ठीक है। गेहूं 5 सेंटीमीटर की सिंचाई की जाती है तो CPE मान, ठीक है, बताइएगा। ठीक है, तो यहां पर यदि गेहूं में 5 सेंटीमीटर की सिंचाई की जाती है तो CPE मान, तो IW डिवाइड बाई CPE का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर IW इरिगेशन वाटर डिवाइड बाई CPE कम्युलेटिव पोटेंशियल इवोपोट्रांसपायरेशन। अब ये कह रहा है डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड CPE वैल्यू इज, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि IW डिवाइड बाई CPE की वैल्यू कितनी है 5.55 इक्वल 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब यहां पर हमें चाहिए कि IW और CPE का रेशियो क्या होगा, तो ये अब सिर्फ आपके पास IW है, इरिगेशन वाटर कितना होगा, तो ये 5, अब इसकी वैल्यू हमारे पास mm में है तो इसको कन्वर्ट कर लो या तो ये 50 mm हो जाएगा 1 के बराबर, गुणा 5.55। इसकी बराबर वैल्यू कोई आंसर आएगा क्या? 27.75, तो 27.75 अपने पास कहीं भी इसका आंसर नहीं है, ठीक है, ठीक है, तो इसका कोई भी अपने पास आंसर नहीं है यहां पर, ठीक है। पॉपकॉर्न का वानस्पतिक नाम क्या है? द बोटेनिकल नेम ऑफ पॉपकॉर्न इज जियामेज इंडुराटा, जियामेज एवर्टा, जियामेज एमाइलेशिया और जियामेज सेकेराटा। नहीं, सी वगैरह नहीं आएगा यहां पर, ठीक है, वैल्यू ही नहीं है ना अपने पास, आप वैल्यू ही नहीं है आपके पास ये इरिगेटेड डेप्थ ऑफ वाटर 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर तो आपके क्या हो गई इरिगेशन वाटर डिवाइड बाई CPE, ठीक है। यहां पर आज 5 सेंटीमीटर लिख दोगे, इसको फिर आप mm में कन्वर्ट करोगे, इरिगेशन वाटर, ठीक है, या इरिगेशन वाटर डेप्थ अगर आप ये मान लो 5 और 5 बटे में 5.5 लिखोगे तो भी आपका इसमें भी आंसर नहीं बैठेगा। अगर दूसरे तरीके से आप कन्वर्ट करोगे तो बैठ जाएगा क्या आंसर इसका? इसमें तो आ रहा है भाई, फिर ठीक है, आ रहा है भाई, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो दूसरे तरीके से कन्वर्ट करेंगे तो ठीक है भाई, हाँ भाई बिल्कुल, जिसको कह सकते हैं ये I डिवाइड बाई CPE पूछा अपने पास, I डिवाइड बाई CPE ये पूछा है कि क्या है, तो यहां पर देखो डेप्थ 5.5 सेंटीमीटर आपके 5 है और CPE की वैल्यू 5.55 है, तो इसको सोल्व जब किया तो भाग भाई पूरा जा रहा है 0.90 इसमें हो रहा है, ठीक है, इसमें हो रहा है भाई, ठीक है, इसमें हो रहा है क्योंकि IW इरिगेशन वाटर, देखो I का मतलब क्या होता है ये ध्यान रखना, I का मतलब होता है इरिगेशन वाटर, क्योंकि ये IW और CPE का पूछ रहा है, और CPE का मतलब होता है कम्युलेटिव पोटेंशियल इवोपोट्रांसपायरेशन होता है, ये ध्यान रखना। 9 नंबर ट्रेंच मेथड शुगर कैन में, अरे वेरी गुड, सीतापुर उत्तर प्रदेश से बहुत देर बाद में जुड़े यार वो आप। ट्रेंच मेथड गोबर की खाद बनाने की नहीं है कि ट्रेंच मेथड, अरे गोबर की खाद बनाने की विधि है ट्रेंच मेथड, जिसको आपके CN आचार्य ने विकसित किया था, ठीक है। और आपको नहीं पता शुगर केन में फर्रो मेथड यूज होता है, ठीक है, आप उसी को कह सकते हैं नाली फर्रो, ठीक है। गोबर की खाद बनाने की विधि ट्रेंच मेथड है और वो सबसे बेस्ट होती है गोबर की खाद बनाने की, ठीक है। तो यहां पर सी राइट है। अगला देखो अपने पास पॉपकॉर्न, तो जियामेज इंडुराटा, इंडुराटा क्या होता है, तो इंडुराटा को कहते हैं फ्लिंट कॉर्न, इसको क्या कहते हैं फ्लिंट कॉर्न कहते हैं आपके, इसको कहा जाता है फ्लिंट कॉर्न। जियामेज एवर्टा,
एवर्टा जो होती है इसको कहते हैं आप पॉपकॉर्न, और जियामेज एमाइलेसिया इसको आप कह सकते हैं कि आपके जैसे सॉफ्ट कॉर्न नहीं होती, सॉफ्ट कॉर्न वहां पर देखा जाता है, और जियामेज शेकेराटा इसे स्वीट कॉर्न कहते हैं। ठीक है, इसे स्वीट कॉर्न कहा जाता है। तो ये रहा पॉपकॉर्न का बी राइट आंसर है। ये किप्स ने दिया सर जेट वाले बैच में क्लास क्यों नहीं ली, क्यों नहीं ली, क्लास नहीं ली, कल तबीयत खराब थी इसलिए क्लास नहीं ली। तो 20 का राइट आंसर है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मकामी वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बारे में जो वर्गीकरण दिया था वो किप्स ने दिया था, ये ध्यान रखना, किप्स ने। चलो एक और होता है वेक्स कोण, बताओ वेक्स कोण किसे कहते हैं, वेक्स कोण कोई बताएगा, वेक्स कोण। ठीक है, धर्मराज जी यहाँ को प्रेशर लिया ही नहीं कभी जिंदगी में, प्रेशर नाम की कोई चीज नहीं है। तो वेक्स कोण क्या होता है, सेरेटिना, आपने नाम सुना होगा सेरेटिना। ठीक है, सेरेटिना। अगला देखो, फूल गोभी के तने का भूरापन या खोखलापन मुख्य रूप से किस कारण से होता है, ब्राउनिंग और कॉलीफ्लावर, भूरापन किसके कारण से होगा, सेरेटिना राइट है। तो यहां देखिएगा कॉपर की कमी, मोलिब्डेनम की कमी, बोरोन की कमी। ठीक है, तो फूल गोभी में ब्राउनिंग किसकी वजह से होती है, खोखलापन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। खोखलापन को कहते हैं होलोस्टेम, और होलोस्टेम होता है नाइट्रोजन की अधिकता से, ये नाइट्रोजन की अधिकता से होता है। ये ब्राउनिंग है हमारे लिए बोरोन की वजह से, तो बी राइट आंसर आपका। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से सोयाबीन के संदर्भ में असंगत है, निम्नलिखित में से सोयाबीन के संदर्भ में असंगत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनोसेंट या इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट ऑफ सोयाबीन। ब्राजील सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी देश है, C3 और शॉर्ट डे प्लांट खरीफ का है, सेल्फ पॉलिनेटेड है, राजस्थान में अलवर सोयाबीन के उत्पादन और क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर है। पेपर का काय का प्रश्न है, तो यहां देखो सोयाबीन ब्राजील में सबसे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अग्रणीय देश तो फिर भी मान सकते हो। तो राजस्थान में सोयाबीन का उत्पादन अलवर में नहीं, झालावाड़ में होता है। ठीक है सर, सीएम अनुप्रति कोचिंग स्कीम में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कोचिंग करवाओगे क्या? बिल्कुल होती है साक्षी कला जी, बिल्कुल होती है। ठीक है, बिल्कुल होती है। ठीक है, देखो हमारे बीच में जिसको कह सकते हैं कैलाश चौधरी सर ज्योग्राफी वाले आए हुए हैं। अच्छा हाँ, आर्ट एंड कल्चर, सॉरी ज्योग्राफी वाले तो नरेंद्र चौधरी सर हैं, कैलाश चौधरी सर अपने बीच में आए हुए हैं, तो हम बुलाएंगे सर को बीच में। सर साइड में खड़े खड़े ही देख रहे हैं, सर कह रहे हैं कि सर वो बोलते हैं ना जिम वाली वो ड्रेस नहीं होती क्या, सर जिम से आए हैं ऐसे लग रहा है। तो सर ये सर हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो इनके आर्ट एंड कल्चर आती है, आप पढ़ाते ही हो। हाँ, तो सर आपके साथ वैसे जुड़ सकते हैं, स्क्रीन के सामने नहीं आएंगे बस। ऑफलाइन बैच। तो चले एक आधा सवाल और, स्क्रीन पर नहीं आएंगे वो, बस यही तो कमी है, वो कह रहे कि स्क्रीन पे नहीं आएंगे आज, वो जिम से आए ना अभी अभी। मिलते हैं अभी सर से। तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर है। अगला देखिएगा, एक सवाल है, निम्नलिखित में से सही कथन का जवाब देना है आपको। अच्छा सवाल है, निम्नलिखित में से सही कथन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। सोयाबीन में 40 से 42% प्रोटीन और 20% तेल पाया जाता है। ठीक है,
तो यहां देखिएगा सोयाबीन में 40 से 42% प्रोटीन और 20% ऑयल, तो ये तो ठीक है। सोयाबीन प्रोटीन में लाइसिन एमिनो अम्लों की मात्रा पाई जाती है, बिल्कुल सही है। सोयाबीन वानस्पतिक तेलों का प्रमुख सोर्स है, बिल्कुल सही है। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारे के सारे आपके राइट आंसर है। तो डी इसका ध्यान रखना आपको, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तिलहन फसल के उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है? वैसे राजस्थान तिलहन के उत्पादन में भी अग्रणी है, ठीक है। जो तिलहन का उत्पादन होता है ना, तिलहन उत्पादन, उस तिलहन उत्पादन में राजस्थान वैसे भी फर्स्ट पोजीशन में है, ठीक है। राजस्थान वैसे भी फर्स्ट पोजीशन में तिलहन के उत्पादन में। तो राजस्थान इज द लीडिंग स्टेट इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑयल सीड क्रॉप? तो राजस्थान सरसों के मामले में पहले स्थान पर है, राजस्थान मूंगफली के मामले में दूसरे स्थान पर है, राजस्थान सोयाबीन के मामले में तीसरे स्थान पर है, और राजस्थान अरंडी के मामले में दूसरे स्थान पर है। ये राजस्थान की कंडीशन है, ठीक है, ये राजस्थान की कंडीशन है, ये ध्यान रखना आपको। ये कुछ अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बैचेज हैं, जैसे जयपुर से ऑफलाइन चला है 15 तारीख से, लाइव फ्रॉम क्लासरूम ले सकते हो 45 का, जोधपुर का भी 4500 का लाइव फ्रॉम क्लासरूम, 4.0 बैच 3500 का है, और निर्मल बैच 5500 रुपए का है। इसके बाद में ये जेट के आपके पास 11th प्लस 12th प्लस जेट का 24 महीने का 6300 का है, लेकिन अगर आप 12 महीने का लोगे तो 6000, इसलिए 24 महीने की वैलिडिटी ले। 2.0 बैच 5000, 12th प्लस जेट का 5500 रुपए का। ये आरपीवीटी का बैच अवेलेबल है, साथ में फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का कॉम्बो बैच पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अवेलेबल है। पार्ट 1 रिकॉर्डेड है और पार्ट 2 लाइव रहेगा, और 10,000 रुपए इसकी फीस है। पेपर 2 एग्रीकल्चर का 5500 रुपए आपके पास। ये आरपीएससी एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर का जो पेपर है उसकी टेस्ट सीरीज है 400 रुपए में। ये हमारे कुछ फ्री ऑनलाइन क्वालिटी कंटेंट कोर्सेज है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, वीओ और लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का, ठीक है, यूपीएजीटी एग्रीकल्चर और सीयूटी आपके यूजी आईसीआर का। ये रहा ऑफलाइन बैच, ठीक है। तो जोधपुर और जयपुर सेंटर पर नए ऑफलाइन बैचेज प्रारंभ हो गए। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जयपुर से बैच 15 सितंबर से चला है, ये ध्यान रखना है आपको। जोधपुर को 24 सितंबर से चलेगा, 13% का ऑफ है अभी, ऑफर केवल 23 सितंबर तक वैलिड है। तो जयपुर वाले बैच में आप चाहे तो जुड़ सकते हैं अभी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पुनः मिलेंगे आप सभी विद्यार्थियों के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।